नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के टियर 3 और टियर 4 के लिए 4.0 के लिए भूगोल का स्पेशल 24वां क्लास है और इसमें टोटल आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज है। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 11 का भूगोल जो है अध्याय 4 जलवायु पर आधारित और उसका है भाग दूसरा। तो उम्मीद करता हूँ इसके पहले के सीजन आपको पसंद आ रहे होंगे। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और से कर लें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान प्रचंड गर्जन और बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्रायः क्या कहलाता है। यहाँ पे प्रायः है, यहाँ पे प्रायः क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपका मानसून का निवर्तन या मानसून का आगमन या मानसून का प्रस्फोटन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर मानसून का निवर्तन क्या होता है, तो मानसून का लौटना जो होता है वो बेसिक तौर पे मानसून का निवर्तन कहलाता है, जो अक्टूबर और नवंबर महीने के महीने में होता है। मानसून के आगमन की बात की जाए तो जून के पहले सप्ताह में मानसून का आगमन होता है। और यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह है मानसून प्रस्फोटन से। तो सही आंसर होता है आपका सी कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान प्रचंड गरज और बिजली के साथ कड़क के साथ आर्द्रता भरी पवनों के द्वारा जो अचानक चलना होता है उसे मानसून का प्रस्फोटन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होता है, यह किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है। गारो, खासी, जयंतिया। चौथा कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब आप मेघालय पठार के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ की स्थानीय जनजातियों के नाम पर वहाँ की 3 पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं, गारो, खासी और जयंतिया। और खासी पहाड़ी के अंतर्गत ही चेरापूंजी और मानसीराम मेघालय आता है। और यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से अधिक होती है और जो कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बन जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका बी कि विश्व की जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो मानसीराम मेघालय में होता है। और यह मेघालय पठार के अंतर्गत जो 3 पहाड़ियाँ आती हैं, गारो, खासी, जयंतिया, उसके अंतर्गत खासी पहाड़ी पर स्थित है मानसीराम मेघालय। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है, इसके लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आपने पता है कि वर्षा ऋतु का मतलब कि भारत में जो मुख्य वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून जब आके सबसे पहले जून के पहले महीने में केरल के मालाबार तट से टकराता है तो यह 2 भागों में बट जाता है। एक उत्तर की ओर जाता है जिसे अरब सागर शाखा कहते हैं, दूसरा होता है इधर की ओर जाता है, इसे हम लोग बंगाल खाड़ी शाखा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये बंगाल खाड़ी शाखा जब इधर से गुजरती है तो यह पूर्वी घाट, क्योंकि तमिलनाडु जो है वह पूर्वी घाट पर स्थित है तो पूर्वी घाट इसके समानांतर पड़ता है, जिसके कारण इससे यह टकरा नहीं पाती है और इस कारण से दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु के तट पर वर्षा नहीं होती है। अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहला कह रहा है कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के दृष्टि क्षेत्र मतलब वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। तो यह आपका सही नहीं है, क्योंकि बेसिक तो हाँ ये आपका बेसिक तौर पे कहा जाए तो ये आपके इसके वृष्टि क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि अरब सागर शाखा यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। और तीसरा कह रहा है कि बंगाल खाड़ी शाखा तमिलनाडु के तट से नहीं टकराती है, तो ये भी आपका सत्य है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका तीनों के तीनों स्टेटमेंट तमिलनाडु तट पर वर्षा की ऋतु में शुष्क होने के लिए उत्तरदायी कारण है। पहला कि बंगाल खाड़ी शाखा इसके समानांतर गुजरती है, दूसरा है कि यह अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, और तीसरा कह रहा है कि बंगाल खाड़ी शाखा तमिलनाडु तट से नहीं टकराती है। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है आपका डी। अगला है कि मानसून निर्वर्तन यानी कि मानसून का वापस लौटना मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में किस महीने में होता है। सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में, नवंबर दिसंबर में, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानसून निर्वर्तन की अगर बात किया जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में तो ये शुरू होता है आपका अक्टूबर और नवंबर के महीने में पूर्ण रूप से भारतीय उपमहाद्वीप से मानसून चला जाता है और इसी घटना को मानसून निर्वर्तन की घटना कहते हैं। तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानसून निर्वर्तन के दौरान उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं में मौसम कष्टकारी हो जाता है, आमतौर पर इसे क्या कहा जाता है। तो यह कह रहा है कि कार्तिक मास की उष्मा, पौष मास की उष्मा, फाल्गुन माह की उष्मा, या उपरोक्त में से एक से अधिक
या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में, ठीक है, मानसून का निर्वर्तन होता है। और इस दौरान, ठीक है, भारत में बेसिक तौर पे जो है हिंदी कैलेंडर के अनुसार, ठीक है, जो होता है कार्तिक मास चलता है। ठीक है, कार्तिक मास चलता है, तो इससे हम लोग, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में जो होता है वह कार्तिक मास चलता है, तो इसलिए इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। तो सही आंसर होता है आपका ए। जैसा कि यहाँ पे आप इस एक्सप्लेन को देख सकते हो कि जो हम लोग ऐसे बेसिक तौर पे पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ मतलब हिंदी कैलेंडर में कुल 12, मतलब कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में कुल 12 महीने होते हैं और हिंदी कैलेंडर में भी कुल 12 महीने होते हैं। हिंदी कैलेंडर स्टार्ट होता है चैत से, तो हिंदी कैलेंडर का पहला जो महीना होता है वह चैत होता है और अंतिम महीना क्या होता है, फाल्गुन होता है। और मतलब कि बेसिक तौर पे अगर बात की जाए ग्रेगोरियन कैलेंडर की, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला महीना जनवरी होता है और अंतिम महीना दिसंबर होता है। अब यहाँ पे होता है कि हिंदी कैलेंडर को ऋतुओं के अनुसार 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, द्विमासिक ऋतुओं के अनुसार 6 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो बसंत ऋतु चलता है, ठीक है, वह चैत वैशाख, मतलब कि चैत से हिंदी कैलेंडर स्टार्ट होता है, तो चैत वैशाख। और ग्रेगोरियन कैलेंडर में चैत वैशाख का जो महीना होता है वह मार्च अप्रैल का होता है। ग्रीष्म ऋतु जो शुरू होता है ज्येष्ठ आषाढ़ से शुरू होता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर में यह महीना मई जून में होता है। वर्षा ऋतु श्रावण भादों में स्टार्ट होता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर में सावन भादो जो होता है जुलाई अगस्त का महीना होता है। उसके बाद शरद ऋतु जो होता है वह अश्विन और कार्तिक में शुरू होता है और यहाँ पर अश्विन और कार्तिक ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सितंबर और अक्टूबर में होता है। और इसी की व्याख्या आपको की गई है कि इस दौरान उच्च तापमान आर्द्रता की दशाओं में से मौसम काफ़ी कष्टकारी होता है, तो इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। उसके बाद आता है हेमंत ऋतु, और हेमंत ऋतु का जो महीना ऋतु का महीना होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार वह मार्गशीर्ष और पौष होता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नवंबर और दिसंबर का होता है। उसके बाद आता है शिशिर ऋतु, और शिशिर ऋतु के अनुसार यह जो होता है हिंदी कैलेंडर का अंतिम महीना होता है माघ और फाल्गुन का, और ग्रेगोरियन कैलेंडर का यह शुरुआती महीना होता है जनवरी और फरवरी का। तो यहाँ से अगर बात पूछा जाए कि हिंदी कैलेंडर को द्विमासिक ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में ऋतुओं को बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है। इस पर भी आगे हम आपको क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगला है कि मानसून निर्वर्तन के दौरान उत्तर भारत में सूखा होता है, जबकि अक्टूबर और नवंबर में प्रायद्वीप भारत के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मानसून निर्वर्तन, जैसा कि मैंने बताया कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में मानसून निर्वर्तन होता है और मानसून निर्वर्तन के दौरान आप देखते हैं कि उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं वह बंगाल खाड़ी के अरब सागर से, ठीक है, जलवाष्प को ग्रहण करती हैं और जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर अच्छी खासी वर्षा करती हैं। तो तमिलनाडु का कोरोमंडल जो तट है, ठीक है, वह बेसिक तौर पे आपका प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। तो सही आंसर होता है आपका ए। तो यहाँ पे वर्षा किससे होती है, तो यह शीत ऋतु का समय होता है, शीत ऋतु का समय। और शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून भारत के केवल एक राज्य में वर्षा करती है और वह है तमिलनाडु। और किस तट पे, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे। और शीत ऋतु में जो उत्तर भारत में वर्षा होती है, मैंने पार्ट 1 में आपको अच्छे से समझाया है। तो शीत ऋतु में जो उत्तर भारत में वर्षा होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और यह वर्षा किन किन राज्यों में होती है, तो पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, दिल्ली और उसके साथ साथ बिहार के, और पूरा बिहार नहीं, बिहार के पटना तक होता है। तो इन सारे राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। और पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवात है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, भूमध्य सागर से। और शीत ऋतु में ही उत्तर पूर्वी मानसून केवल एक राज्य में वर्षा करता है, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में। तो इसी के बारे में यह क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि मानसून निर्वर्तन के दौरान शुष्क हवाएं किस सागर से नमी को प्राप्त करती हैं, अरब सागर से, हिंद महासागर से, अंडमान सागर से। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया कि मानसून का जब निर्वर्तन होता है तो उत्तर जो पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं यहाँ से क्या करती हैं, आपका नमी को अवशोषित करती हैं। और यहाँ पर बंगाल खाड़ी शाखा के अंतर्गत बंगाल खाड़ी में ही अंडमान सागर है, और अंडमान सागर से ये क्या करती हैं, जल को, ठीक है, नमी को अवशोषित करती हैं। और नमी को अवशोषित करने के बाद तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे शीत ऋतु में अच्छी खासी वर्षा करती हैं। क्योंकि यहाँ पे मानसून निर्वर्तन का समय कौन सा है, तो अक्टूबर और नवंबर का है, और अक्टूबर नवंबर में भारत में क्या होती है, शीत ऋतु पड़ता है। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अंडमान सागर से नमी को ग्रहण करती हैं और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करती हैं, और यह समय रहता है शीत ऋतु का। तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय परंपरा के अनुसार
वर्ष को कितने द्विमासिक, यहाँ पे होगा द्विमासिक, द्विमासिक ऋतु में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे 4, 5, 6, डी कह रहा है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो होता है यहाँ पर, ठीक है, भारतीय कैलेंडर परंपरा के अनुसार यहाँ पे द्विमासिक लिख देते हैं, ठीक है, ये द्विमासिक। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहला जो होता है वह बसंत ऋतु होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो मार्च और अप्रैल, और आपका भारतीय परंपरा के अनुसार अगर बात करें तो भारतीय परंपरा के अनुसार जो 12 महीने होते हैं उनमें से पहला जो महीना होता है चैत का महीना होता है। तो बसंत ऋतु जो चलता है चैत वैशाख के ऋतु में चलता है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह महीना होता है मार्च अप्रैल का। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ज्येष्ठ आषाढ़ में चलता है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर में यह महीना होता है मई और जून का। वर्षा ऋतु की अगर बात करें तो श्रावण और भादों में चलता है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर में होता है महीना जुलाई और अगस्त का। शरद ऋतु की अगर बात करें तो यह अश्विन और कार्तिक का महीना होता है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर में यह सितंबर और अक्टूबर में होता है। और यहीं पे आपका मैंने बताया था कि उष्मा वाला जो क्वेश्चन था। उसके बाद हेमंत ऋतु की अगर बात किया जाए तो मार्गशीर्ष और पौष, और आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या होता है नवंबर और दिसंबर का महीना होता है। शिशिर की बात करें, छठवां जो होता है वह शिशिर होता है, और इसमें माघ और फाल्गुन। तो हिंदी कैलेंडर का पहला महीना हो जाता है आपका चैत, और अंतिम महीना होता है आपका फाल्गुन, ठीक है, यह पहला है और ये 12वां है। तो इसी समय शिशिर ऋतु चलता है माघ फाल्गुन में, और इसके अकॉर्डिंग ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार उनका चलता है जनवरी और फरवरी का महीना। तो यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं कि भारतीय परंपरा के अनुसार द्विमासिक द्विमासिक ऋतुओं में कुल कितनी, मतलब द्विमासिक आधार पर ऋतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है। और यह 6 पार्टों को आप देख सकते हैं कि बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 भागों में बांटा गया है। तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला है आपका कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है, 150 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। डी कह रहा है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वह 125 सेंटीमीटर होती है। तो सही आंसर होता है सी। अगला कह रहा है कि वर्षा वितरण के निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। पहला कह रहा है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पश्चिमी तट, उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि मध्यम वर्षा क्षेत्र में गुजरात के दक्षिण भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश है, और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो ये भी सत्य है। तीसरा कह रहा है कि न्यूनतम वर्षा क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार हैं, और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो यह भी कथन सत्य है। चौथा कह रहा है कि उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, और पांचवा कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर होता है डी वाला कि उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। अगला कह रहा है कि प्रायद्वीप के कुछ भाग विशेष जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं। तो मध्यम वर्षा क्षेत्र, न्यूनतम वर्षा क्षेत्र, अपर्याप्त वर्षा क्षेत्र। डी कह रहा है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे हम लोग अपर्याप्त वर्षा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर होता है सी, कि वो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, ठीक है, उसे अपर्याप्त वर्षा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसमें ज़्यादातर फेमस पूछा जाता है लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में थार का मरुस्थल है। अगला है कि भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या खेती के लिए मानसून पर निर्भर है। 62%, 63%, 64%। डी कह रहा है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत की लगभग 64% जनसंख्या जो होती है वह खेती के लिए मानसून पर निर्भर है। इसीलिए भारत में किसानों को कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। किसानों के लिए कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है कि अगर मानसून सही समय से आ गया तो बहुत अच्छी फसल हो गई, और मानसून नहीं आया तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो जुआ में जैसे कि अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो आप कमा के मालेमाल हो गए, और अगर आपकी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो पूरा आपका पैसा समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 64% जनसंख्या कृषि के लिए मानसून पर निर्भर है।
अगला है आपका कि मानसून और भारत में आर्थिक जीवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता नाना प्रकार के फसलों को उगाने में सहायक है। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखते हैं कि यही पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पूरे साल भर धान की खेती होती है। उत्तर भारत की अगर बात किया तो धान गेहूँ मतलब कि हर एक फसलों की खेती की जाती है। दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि अलग अलग फसलों की खेती की जाती है। तो यह किसके कारण है? तो मानसून में क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की खेतियाँ की जाती हैं। दूसरा कह रहा है कि भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में उजागर होते हैं। तो ये भी सत्य है, क्योंकि आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल होता है, तो यहाँ पे सबसे अधिक लोग चावल और मछली खाते हैं। पंजाब में सबसे अधिक गेहूँ आता है, तो जिसके कारण यह लोग मक्के की रोटी, सरसों का साग खाते हैं। उत्तर भारत में गेहूं और चावल समान मात्रा में होता है, इसलिए यहाँ पर गेहूं और चावल लोग समान मात्रा में खाते हैं। उसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। वस्त्रों की बात किया जाए तो आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के में बहुत अधिक ठंडी पड़ती है, तो वहाँ के लोग हमेशा पूरे ढके हुए कपड़े पहनते हैं। यहाँ पे साउथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है, तो बेसिक तौर पे ये खुले हुए कपड़े और वाइट कपड़े पहनते हैं। तो इस प्रकार से हमें मतलब कि वस्त्रों की विभिन्नता में देखने को नजर आता है। आवास की अगर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो घर बने होते हैं वो पत्थरों के बने होते हैं, मैदानी क्षेत्रों में कंक्रीट के बने होते हैं। जहाँ पर सबसे अधिक, जैसे कि असम में अधिक बाढ़ आता है, तो यहाँ पे बांस के बने होते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है, तो मिट्टी के घर बने होते हैं। तो आवासों में भी विभिन्नता उजागर होती है जलवायु के कारण ही। तीसरा कह रहा है कि भारत की लगभग 64% जनसंख्या खेती के लिए मानसून पर निर्भर है। तो यह भी आपका कथन सत्य है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आंसर आपका डी होता है कि उपरोक्त में से एक से अधिक स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अनुसार 2100 में मतलब सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग कितने डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी? ऑप्शन है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और चौथा कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और पांचवा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एनसीईआरटी के अनुसार साल 2100 में, ठीक है, जो होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण से होती है? तो इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है कि जाड़े के आरंभ में, यानी कि जब मानसून का निवर्तन होता है, अक्टूबर और नवंबर का महीना चलता है, ठीक है, इसी दौरान मानसून का निवर्तन होता है। और उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवने हैं, मानसूनी पवने हैं, ये अंडमान सागर कह लें या बंगाल की खाड़ी, यहाँ से नमी को अवशोषित करती हैं और तमिलनाडु के कोरोमंडल पर अच्छी खासी वर्षा करती हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी मानसून। तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका आधा, 2 तिहाई, 1 तिहाई, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में, तो वह क्षेत्र आपका सही आंसर होता है सी, कि 1 तिहाई भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है? तो पहला कह रहा है आपका कि यहाँ दैनिक तापांतर कम होता है। तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यह कोस्टल एरिया में स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर दैनिक तापांतर काफ़ी कम देखने को मिलता है। अगला कह रहा है कि यहाँ पे वार्षिक तापांतर भी कम होता है। तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, कोस्टल एरिया है, जिसके कारण वार्षिक तापांतर भी हमें कम देखने को मिलता है, समुद्री इलाका है। तीसरा कह रहा है कि यहाँ तापमान सारा वर्ष उच्च रहता है। तो ये भी सही है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि साउथ में गर्मी बहुत अधिक पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर वस्त्रों में विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। और चौथा कह रहा है कि यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है। तो ये गलत है, क्योंकि पूरे दक्षिण भारत में एक प्रकार की ही जलवायु पाई जाती है। ये नहीं कि कर्नाटक में अलग और तमिलनाडु में अलग। तो पूरे दक्षिण भारत में, ठीक है, एक ही प्रकार की यानी कि सम जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो सही आंसर होता है आपका डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तब निम्नलिखित में से क्या होता है? तो पहला कह रहा है आपका कि उत्तर पश्चिम भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित होता है। तो आपने पता है कि यह पृथ्वी है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा पे कहते हैं। तो सूर्य कहाँ पे चमक रहा है? मकर रेखा पे। तो जब मकर रेखा पे चमकेगा तो बेसिक तौर पे, ठीक है, दक्षिण भारत मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? लो प्रेशर होगा, ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर कब होता है? जब तापमान कम होता है तो हाई प्रेशर होता है। तो पहला तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब विकसित होगा। तो यह बिल्कुल आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में तापमान और वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो तापमान और वायुदाब में परिवर्तन आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यह भी गलत है।
और चौथा कह रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में झुलसा देने वाली तेज लू चलती है, तो यह भी गलत है, क्योंकि यह किस समय चलता है, तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है, तब उत्तर पश्चिम भारत में क्या होता है कि झुलसा देने वाली तेज लू चलती है। और ये भी खास करके तो उत्तर भारत के मैदान में चलती है लू, दोपहर के समय में, गर्मी के समय में, जून के महीने में जो गर्म हवाएं चलती हैं उसे लू कहा जाता है। तो यह जब सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है, यानी कि कर्क रेखा पे चमकता है, उस कंडीशन की बात होती है, न कि साउदर्न हेमिस्फेयर में चमकता है तब। तो यहाँ पूछा है कि क्या होता है, तो आपका सही आंसर होता है आपका ए कि उत्तर पश्चिम भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की गैसें हैं? जीवनदायिनी, हरितगृह गैसें, वायुमंडल के तापमान को वृद्धि करने वाली गैसें, डी कह रहा है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो जीवनदायिनी गैसें हैं नहीं, लेकिन इन्हें ग्रीन हाउस गैसों के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ इन्हीं गैसों के कारण वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है। तो सही आंसर होता है डी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। और यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है कि मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं यह हरित गैसें और साथ ही साथ वायुमंडल के तापमान को वृद्धि करने वाली गैसें भी हैं। तो दोस्तों यह कक्षा 11 का चौथा अध्याय रहा जलवायु से संबंधित। अब हम लोग 5वें अध्याय को लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन और यह जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो विभिन्न सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, खास करके बीपीएससी टीचर की, और यह टियर 3 और टियर 4 दोनों के लिए काम में आने वाला है। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।